हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। और आज का टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, सबसे पहले आप एक चीज इमेजिन करो कि आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो और आप दूर दूर तक देख रहे हो। आप जो कुछ भी देख पा रहे हो, क्या क्या देख सकते हो आप? माउंटेन देख सकते हो, रिवर देख सकते हो, ओशन देख सकते हो, प्लेन्स देख सकते हो। ये सब क्या है? ये सब अर्थ का सिर्फ आउटर मोस्ट पार्ट है। अगर आपको ये बोला जाए, एक एग्जाम्पल लेके देखो कि अगर आपके पास सपोज एक एप्पल है, ठीक है, और इस एप्पल को अगर आप अर्थ मान लो, तो हम लोग क्या है, हम अर्थ इस एप्पल के छिलके पर खड़े हैं। लेकिन इस एप्पल के अंदर क्या है, वो हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। एंड उसी तरह से अगर आप अर्थ का रेडियस देखोगे, ठीक है, अर्थ का रेडियस क्या है? 6378 किलोमीटर। लेकिन इंसान आज तक ये जो रेडियस है ना, इसका मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाया है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब अर्थ के अंदर जाना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि जब हम अंदर नहीं जा सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर जैसे लेयर्स भी होते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है। ठीक है। आज क्या करेंगे? आज हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। क्योंकि ऐसा रीजन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं। और इसीलिए क्या होता है ना कि साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो भी है, ये लोग क्या करते हैं कि अंदर के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सोर्सेस को यूज करते हैं। और सोर्सेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक डायरेक्ट सोर्स, सॉरी, एक डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सोर्स के बारे में समझते हैं कि ये डायरेक्ट सोर्स का इंफॉर्मेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन ऐसा होता है कि जो चीजें हमें अर्थ के अंदर से फिजिकली मिली है, हम उसकी स्टडी करके अर्थ के बारे में जान रहे हैं। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहला एग्जांपल इसमें क्या है? सरफेस रॉक। ये जो सरफेस रॉक है, ये कहां से मिला है हमें? ये हमें किसी माइनिंग एरिया से मिला होगा, ठीक है, या फिर अर्थ के सरफेस पे कहीं पड़ा हो, किसी माउंटेन से उठाया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं कि किसी माइनिंग एरिया से मैंने उस रॉक को उठाया। देखो, जब माइनिंग होती है तो अर्थ के अंदर से रॉक बाहर निकलती है। और जो भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, और जो भी जियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने रॉक्स का केमिकल एनालिसिस किया और ये समझने का कोशिश किया कि अर्थ के अंदर का मटेरियल कैसा है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि साउथ अफ्रीका में एक गोल्ड माइन है जो कि 3 से 4 किलोमीटर तक गहरा है। अब इसकी डेप्थ देखो, क्या है? लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। अब सोचो, जब अर्थ का रेडियस 6378 किलोमीटर है और हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए, तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है, वो कितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। और इसीलिए माइनिंग से मिलने वाली जो जानकारी है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल या फिर सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन ही है। और इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ना, साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ साइंस प्रोजेक्ट ट्राई किए। ठीक है। और इन साइंस प्रोजेक्ट में आता है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अभी समझना, अभी देखो ये क्यों लाया गया, क्योंकि हम डायरेक्टली अर्थ के अंदर के बारे में नहीं जान रहे, तो हम कुछ साइंस प्रोजेक्ट के थ्रू अंदर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, यहाँ पे जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, ये क्या है? ये आर्कटिक ओशन में डाला गया। ठीक है। अभी तक का जो डीपेस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है एट कोला, ये आर्कटिक ओशन में डाला गया। और लगभग लगभग ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट 12 किलोमीटर तक पहुंचा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी साइंटिस्ट क्या है, अभी तक मेंटल तक नहीं पहुंच पाए, अभी तक क्रस्ट को भी पेनेट्रेट नहीं कर पाए। इससे ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट सोर्स अर्थ के इंटीरियर की पूरी पिक्चर हमें देता है, लेकिन हम अभी तक उस सोर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और यहीं से क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, और वो क्या है? ये है वॉल्केनिक इरप्शन। देखो, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ये क्या बताता है? देखो, जब वॉल्केनो इरप्ट करता है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर का जो मॉल्टन मैग्मा होता है ना, वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। मॉल्टन मैग्मा क्या है? वो सरफेस पे आ गया। अब जब वो सरफेस पे आ गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस मैग्मा को कलेक्ट किया।
कलेक्ट करके लेबोरेटरी में एनालाइज किया, और इस एनालिसिस के थ्रू क्या है, हम अर्थ के अंदर के मटेरियल का आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम आ जाती है, जब मैग्मा सरफेस पे आता है तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, और इसी वजह से ना साइंटिस्ट ने फिर इनडायरेक्ट सोर्स पर भी काम करना स्टार्ट किया। इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू भी अर्थ के इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश की। और इसमें में जब हम इनडायरेक्ट सोर्स पे आते हैं, तो हम इनडायरेक्ट सोर्स पे क्या देखते हैं, हम इनडायरेक्ट सोर्स का पहले मतलब समझते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है कि अर्थ के, देखो यहाँ ये इनडायरेक्ट सोर्स है ना, ये क्या बता रहा है, ये अर्थ के अंदर के पूरी की पूरी जो रियलिटी है उसके बारे में हमें बताना चाह रहा है। लेकिन किसके थ्रू बताना चाह रहा है, ये बेसिकली हमें मीटियोर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, सिस्मिक एक्टिविटी, इन सब के थ्रू बताना चाह रहा है। अब खुद सोच के देखो, ये जैसे एग्जांपल में हमने मेटियोर लिया है। ठीक है, ये जो मेटियोर है ये क्या है, ये दूसरा सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, लेकिन इसका बनने का प्रोसेस भी क्या है, अर्थ के बनने के प्रोसेस की जैसा ही है। तो बहुत सारे ऐसे मीटियोर हैं जिसका कंपोजिशन अर्थ के कोर से काफी सिमिलर होता है, और इसी रीजन से क्या होता है, साइंटिस्ट को एक आइडिया मिल जाता है कि अर्थ के इंटरनल फीचर कैसे होंगे। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर में किस तरह के हैवी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए यही रीजन है ना, हम उन्हीं सारी स्टडीज के थ्रू आज बता पा रहे हैं ना कि अर्थ का कोर है। ठीक है, वहां पे क्या आयरन और निकल जैसे चीजें, मतलब निकल जैसे एलिमेंट देखने मिलते हैं। ठीक है, अभी फिर जो हमने यहाँ पे जैसे ग्रेविटी लिखा है, ठीक है, इस ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अर्थ का, अगर हम ये सोचें कि अर्थ का हर जगह सेम मटेरियल होगा, पूरा का पूरा अर्थ पे सेम मटेरियल हो, तो क्या होता है कि ग्रेविटी भी हर जगह पे इक्वल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेविटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे पोलर रीजन में जाओ, वहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम इक्वेटर रीजन में जाते हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जो हमें क्लियरली बताता है कि अर्थ के अंदर का जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, वहां पे जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। और इसी रीजन से ग्रेविटी एनोमली भी देखने मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंशिएशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक, और फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट एविडेंस है। क्यों, ये मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होता है ना जब अर्थ के अंदर कोई लिक्विड मेटेलिक लेयर हो। ठीक है, और जो कि हमें ये क्लियरली बताता है कि अर्थ के अंदर डिफरेंट डेंसिटी के लेयर भी प्रेजेंट है। क्लियर है, अभी देखो इससे ना साइंटिस्ट जो थे, उन साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया कि अर्थ का कोर है वो क्या है, कोर का आउटर पार्ट हो सकता है कि लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हो सकता है मेंटल का आउटर पार्ट लिक्विड स्टेट में। इस तरह के एजम्पशंस लगाए। लेकिन अभी क्या है कि इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल और इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स हमें पता चलता है, और वो क्या है, वो है सीस्मिक एक्टिविटी। अभी देखो ये जो सीस्मिक एक्टिविटी है ये क्या है, जब अर्थक्वेक आता है तो सीस्मिक वेव क्या होता है ना, अर्थ के अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है, कुछ वेव क्या होता है, बहुत ही फास्ट होती है, कुछ वेव स्लो हो जाती है, और कुछ वेव सर्टेन लेयर से होकर गुजरती है और कुछ नहीं गुजरती है। इसी से हम लोग एस वेव, पी वेव, इस सब का कॉन्सेप्ट आता है। हम करेंगे वो, जब हम अर्थक्वेक कर रहे होंगे तब हम उन चीजों को डिटेल में करेंगे। तो इस वेव, ये जो वेव है, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी के थ्रू जो वेव जनरेट हो रहा है, इसके बिहेवियर को स्टडी करके भी साइंटिस्ट ने क्या किया कि अंदर के जो लेयर थे इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। और इसीलिए आप एक चीज ध्यान रखना कि यूपीएससी के लिए एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अर्थ का इंटीरियर के बारे में ना सबसे रिलायबल इंफॉर्मेशन जो होता है वो अभी तक हमें वॉल्केनिज्म और सिस्मिक एक्टिविटी से ही मिलता है। ठीक है, और वॉल्केनिज्म के थ्रू भी हमें बहुत डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, हमें वहां पे भी कुछ हद तक, कुछ मतलब कह लो 20-50 किलोमीटर तक की बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन जो सीस्मिक वेव है इससे हमें अर्थ के लगभग लगभग जो इंटरनल लेयरिंग है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अभी देखो जब हम इन दोनों सोर्स के थ्रू ये स्टडी किए, देखे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने अर्थ का ये स्ट्रक्चर डिसाइड किया, ये स्ट्रक्चर हम लोगों को बताया। अभी देखो अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, एक अनियन की तरह है, जहाँ पे क्या है, लेयर बाय लेयर आपको चीजें दिखेगी, पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर।
अभी हम सबको डिवाइड करके अलग अलग लेयर में अच्छे से देखने वाले हैं कि सबका केमिकल कंपोजिशन क्या है, डेंसिटी क्या है, वहां पे जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल कंपोजिशन, इन दोनों के बेसिस पे स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पे दो दो चीजें लिखी गई है ना, ये क्या बता रहा है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन दोनों बेसिस पे हमने अर्थ के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया। अभी देखो पहले इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लो कि सबसे पहले क्या है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे आगे चलें। सबसे पहले हम क्रस्ट देखेंगे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने सबसे पहले अर्थ के जो लेयर है इसको डिवाइड किया है, और उसमें सबसे पहला है क्रस्ट। अभी क्रस्ट क्या है, क्रस्ट बेसिकली अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है। ये वही लेयर है जहां पे हम लोग रहते हैं, और इसका एवरेज थिकनेस अगर आप देखोगे ये 30 से 50 किलोमीटर की होती है। ठीक है, लेकिन अभी अर्थ का जो क्रस्ट है इसके भी टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप हैं, तो दो टाइप है, एक है ओशियनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओशियनिक क्रस्ट देखते हैं जो कि ओशियन के नीचे है। आपको मैं ये दिखा दूं, ये पिक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बता रहा है। ये हमारा लैंडफॉर्म है, ये हमारा ओशियन है। ठीक है, इस क्रस्ट को हम लोग कंटिनेंटल क्रस्ट बोल रहे हैं और इसे हम ओशियनिक क्रस्ट बोल रहे हैं जो कि ओशियन के नीचे है। अब हम इसके बारे में समझते हैं बढ़िया से। देखो ओशियन के नीचे वाली जो क्रस्ट है इसे तो हम ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये जो क्रस्ट है ये किस तरह के रॉक से बना है, ये बना है बसाल्टिक रॉक से। ठीक है, अभी बसाल्टिक रॉक का फीचर क्या होता है, इसका फीचर होता है कि बसाल्टिक रॉक सिलिका और मैग्नीशियम इन दोनों में बहुत ज्यादा रिच होती है, और इसीलिए इसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीमा क्यों, देखो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, इसे हम मिला दिए, जिससे हमें क्या पता चला कि हम बसाल्टिक क्रस्ट को सीमा भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्रस्ट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। ये जो एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है कि आप देखोगे ये जो क्रस्ट है ये बहुत ज्यादा हैवी भी होता है और बहुत ज्यादा डेंसर भी होता है। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो अगर ये इतना ज्यादा हैवी है और इतना ज्यादा डेंसर है तो आखिर हम इसे थिनर क्रस्ट क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, ये क्रस्ट अगर इतनी ज्यादा डेंस है लेकिन ये थिन क्यों। देखो इसका रीजन है कि ये जो क्रस्ट है ना ये जियोलॉजिकली क्या होता है ना, यंग क्रस्ट होता है। क्यों ऐसा क्या होता है, देखो इसका मतलब है सबडक्शन। ठीक है, इसका रीजन है सबडक्शन। आप अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी को जानते हो, थोड़ा भी पता है तो आपको ये समझ आ रहा होगा, नहीं पता है तो ये चीजें आपको जब हम थियरी पढ़ाएंगे उसमें बहुत क्लियरिटी से आ जाएगी। देखो क्या होता है ना कि ओशियनिक क्रस्ट ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे होता है। ठीक है, और जब सबडक्शन होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरी पढ़ोगे उसमें क्या होता है कि हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम ये देखते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता रहता है और फिर नया बनता रहता है। इसीलिए ये बहुत मोटा नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा थिक नहीं हो पाता है, इसीलिए ये थिनर क्रस्ट होता है। ठीक है, अभी देखो क्या ये बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा है, बार बार बन रहा है, इसीलिए देखोगे इसकी जो एज होती है ना वो हमारे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इससे कम होती है। ठीक है, अब इसका एक कलर भी ध्यान रखना, ये यंगर क्रस्ट होता है और इसीलिए इसका जो कलर होता है ये बहुत डार्क होता है। क्लियर है, ये था हमारा ओशियनिक क्रस्ट। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। ठीक है, देखो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये क्या है, ये बेसिकली कॉन्टिनेंट के नीचे वाले हिस्से को बोल रहा है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के नीचे वाले क्रस्ट को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। अब ये जो क्रस्ट है ये किससे बना होता है, ये बना होता है ग्रेनाइटिक रॉक्स। ठीक है, अब ये जो ग्रेनाइटिक रॉक होता है इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सिलिका और एल्युमिनियम होता है जिसके कारण हम इसे सियाल भी कहते हैं। ठीक है, अभी समझो ये क्रस्ट क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा लाइट होता है। अब ये मत सोचना कि बहुत लाइट होता है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट, ये क्या होता है, ये लाइट होता है। ओशियनिक क्रस्ट के हम कंपैरिजन में बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, लाइट होता है। क्यों लाइट होता है, यहाँ भी सिलिका है, उसके बाद तो वहां पे क्या था मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या एल्युमिनियम। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो क्रस्ट है ये एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट बहुत लाइट होता है। लेकिन आप ये देखो इसका डेंसिटी भी क्या दिख रहा है, डेंसिटी भी लो दिख रहा है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट।
लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखने मिलता है, क्या? ये थिकर होता है। थिकर क्यों? ये मोटा क्यों होता है? इसका जो लेयरिंग होता है ये ज्यादा क्यों होता है? ये समझने वाली चीज है। देखो मेन क्या होता है ना, कि जिस तरह से हमने ओशियनिक क्रस्ट में देखा कि वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं और नया भी बनता जाता है, लेकिन इस तरह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ नहीं होता है, जिसके कारण इसमें लेयरिंग बाय लेयरिंग होती रहती है और ये थिकर होता जाता है। और इसीलिए आप देखोगे इसका जो एज है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अभी देखो थिकनेस 30 से 70 किलोमीटर तक की थिकनेस है इसकी, ठीक है। और ये जो थिकनेस है आपको जब माउंटेन रीजन में जाओगे मोर देन 70 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। क्लियर है? और ये बहुत ओल्ड क्रस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ये वापस से नया नहीं बन रहा है। इसका एज अगर आप ओसेनिक क्रस्ट के मामले में देखोगे तो बहुत ज्यादा ओल्ड दिखेगा, और इसका कलर क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है विद टाइम एंड बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम। अभी समझो, ये तो क्रस्ट का डेफिनेशन देख रहे थे, अभी तक हम क्रस्ट के बारे में समझ रहे थे। अभी देखो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, ओशियनिक क्रस्ट के बारे में देखा जो कि थिन होता है 5 से 10 किलोमीटर का, लेकिन ये थिक होता है 30 से 70 किलोमीटर। लेकिन माउंटेन रीजन में अभी देखो इसके नीचे जो ये जो माउंटेन है इसके नीचे जो क्रस्ट होगा ये शायद मोर देन 70 किलोमीटर भी हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रॉक है वो किस तरह के, ग्रेनाइटिक और सेडिमेंट्री टाइप रॉक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेंसर बेसाल्टिक रॉक है। ये अंडर द ओशियन होता है, ये क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करता है। बस इतना समझना था हमें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं प्री के लिए। मेंस के लिए बहुत कुछ है, बट प्री के लिए इतना ही चाहिए। अभी समझते हैं, ये तो पहला लेयर था जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे लेयर पे, और ये जो दूसरा लेयर है ये क्या है, ये है मेंटल का लेयर, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, देखो क्रस्ट के नीचे जस्ट मेंटल होता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट कहां से होता है, ये होता है मोहो डिसकंटिन्यूटी से। मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर तक हम मेंटल को देखते हैं। ये इतने डेप्थ तक फैला होता है, स्प्रेड होता है। अभी देखो जो मेंटल है ना, अर्थ के वॉल्यूम का लगभग लगभग 83% कैरी करता है, 83% हिस्सा है। सोचो, हम अर्थ का पूरा वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं, इस वॉल्यूम का 83% कहाँ है, मेंटल के रूप में। अभी समझते हैं हम लोग, ये जो मेंटल का अपर पार्ट होता है ना, देखो मेंटल को भी हमने डिवाइड किया, ये है हमारा पूरा मेंटल, ठीक है। याद रखो, इसमें आपको पूरा देखना। मेंटल का जो अपर पार्ट होता है ये क्या होता है, ये क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, इन दोनों से मिला होता है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के बारे में आपको क्या जानना है, कि मेंटल का अपर पार्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होता है और क्रस्ट के साथ मिलकर लिथोस्फीयर को बनाता है। और जस्ट इसके नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और ये जो एस्थेनोस्फीयर होता है ये सेमी मॉल्टन फॉर्म में होता है। क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर सेमी मॉल्टन फॉर्म में होता है, जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर। और ये कहां तक फैला होता है, अप टू 400 किलोमीटर तक फैला होता है। अभी देखो ये सेमी मॉल्टन फॉर्म में, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो जो प्लेट होती है ना वो जस्ट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती रहती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बर्फ पानी पे तैरता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम होती है। अभी देखो ये तो हमें पता चल गया। अभी एस्थेनोस्फीयर के बारे में आपको एक चीज और क्या ध्यान में रखना है, कि एस्थेनोस्फीयर से हमें मेन सोर्स ऑफ मैग्मा भी पता चलता है, कि ये तो सेमी मॉल्टन फॉर्म में, तो जो वॉल्केनिज्म के थ्रू जो लावा बाहर आता है, ठीक है, वो लावा यहीं से आ रहा है। क्लियर है? अभी लोअर मेंटल में क्या होता है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। कहाँ पे, लोअर मेंटल में। सॉरी एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, मैं पहले ही आगे चली गया। देखो ये जो है ये मैग्मा का मेन सोर्स है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी देख रहे हैं, तो प्लेट्स का मूवमेंट भी किसके कारण हो रहा है, एस्थेनोस्फीयर के कारण हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेट का मूवमेंट होने के बाद भी ये क्या है, लो सिस्मिक वेलोसिटी जोन में आता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप लिख दोगे कि अगर प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं तो हो सकता है कि एस्थेनोस्फीयर एरियाज में क्या होगा, कि सिस्मिक वेलोसिटी ज्यादा होगी।
बट ऐसा नहीं होता है। ये बात ध्यान रखो, इस चीज को नोट डाउन कर लो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं लोअर मेंटल के बारे में। ठीक है, अपर मेंटल में हम लोगों ने ये देखा। अब बात आती है लोअर मेंटल की। ये जो लोअर मेंटल है ना, इसके बारे में क्या समझना है? देखो, लोअर मेंटल में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये और ज्यादा डीप एरियाज में होता है। और इतना ज्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं ना, वो सॉलिड मटेरियल होते हैं। क्योंकि अपर मेंटल में हमने क्या देखा, अपर मेंटल में जो मटेरियल है ये क्या है, ये सेमी सॉलिड, ठीक है, मॉल्टन फॉर्म में। लेकिन लोअर मेंटल में यही जो एरियाज में मटेरियल है, ये हमें सॉलिड मटेरियल देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे किसी भी तरह का मैग्मा फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मेंटल का जो टेम्परेचर है ना, वो ऊपर से नीचे जाता है। और नीचे जाते जाते ना वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड प्रेशर बढ़ने के कारण वहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का मेल्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम जानते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा कि मेल्टिंग पॉसिबल है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ अगर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा तो फिर मेल्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसीलिए क्या होता है कि लोअर मेंटल में हम क्या देखते हैं, सॉलिड मटेरियल। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है, सॉरी, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो मेनली कैसे होता है, थ्रू कंडक्शन। ठीक है, अभी देखो, अभी ना आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आएगा कि कंडक्शन कन्वेक्शन वाली बात यहाँ पे क्यों आ गई। अभी आपको ये चीज समझना है क्योंकि यहीं से ना आगे की जो थियरीज है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो आपको समझ में आएगा। मेंटल का जो कंपोजिशन होता है ना, वो पेरिडोटाइट रॉक का होता है। ठीक है, ये उस तरह के रॉक से बना होता है। हम यहाँ पे एक मिनट, टेम्परेचर और प्रेशर, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया कि जैसे अपर एरियाज में क्या होता है, टेम्परेचर देखो 500 टू 900 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लोअर पार्ट में क्या है, यही टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस में चले जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है विथ डेप्थ, क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं मेल्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आता है क्या, केमिकल कंपोजिशन। मेंटल में जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, वो अल्ट्रामेफिक रॉक्स का होता है। और ये किस तरह के रॉक्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है, सिलिकॉन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन भी होता है। आप ये सोचो। और यहाँ पे जो डोमिनेट करता है, जो जिस तरह का रॉक यहाँ पे डोमिनेट करता है वो क्या है, वो है पेरियोडाइट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे समझो कि जब हम इस तरह के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या दिखता है, जहां पे मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन इस तरह के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, उस एरिया में जो मेजर मिनरल्स हैं वो क्या पाए जाते हैं, ओलिविन एंड पायरोक्सिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। इस तरह के मिनरल्स के बारे में जानना जरूरी है। इस तरह के मिनरल्स के बारे में बहुत बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल एरियाज में ये इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी देखो ये जो कंपोजिशन है ना, ये कंपोजिशन हमें इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बताता है। क्या? समझो, ये जो कंपोजिशन है ये हमें बताता है कि मेंटल में जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और हाई डेंसिटी होने के कारण हमें क्या पता चलता है कि ये बसाल्टिक रॉक का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए जो मैग्मा निकलती है ना, वो इसका सोर्स होता है। मेंटल बेसिकली सोर्स है बेसाल्टिक मैग्मा का। एंड साथ ही साथ मैग्नेटाइट एंड थर्मल बिहेवियर में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखो मेंटल क्या है ना, मेंटल में कन्वेक्शन होता है। अभी देखो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मेंटल में कन्वेक्शन होता है, और ये कन्वेक्शन क्या है, एक तरह से अर्थ का इंजन है। अगर ये कन्वेक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, हीट, कोर से जो हीट निकलती है ना, वो हीट लोअर मेंटल के थ्रू ऊपर ट्रांसफर होती है। ठीक है, और जब ये ऊपर ट्रांसफर होती है तो जो मेंटल का अपर पार्ट होता है, ये देखो, ये पिक्चर में दिखाऊं, देखो ये मेंटल है ना, ये जो मेंटल का अपर पार्ट है, जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है, ये सेमी मोल्टन में बदल जाता है। क्यों? हीट ट्रांसफर हो रहा है कोर से। ठीक है, अभी देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर होने के कारण जो मेंटल का अपर पार्ट है वहां पे हॉट मटेरियल राइज होते हैं, और जो कोल्डर मटेरियल होते हैं वो सिंक होते हैं। और यही चीज हमें क्या बताता है, यही बेसिकली कन्वेक्शन करंट के बारे में बताता है।
यहीं पे कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है। किस पार्ट में कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है? तो ये देखो, ये हमारा, एक मिनट, मेंटल है। मेंटल के अपर पार्ट, इस पार्ट में कन्वेक्शन करंट हमारा फॉर्म होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जो हॉट करंट होते हैं वो ऊपर की तरफ उठता है, और जो कूलर करंट होते हैं वो नीचे की तरफ जाता है। और इसी कारण से यहाँ पे क्या बन जाता है, कन्वेक्शन बेल्ट। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कन्वेक्शन थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आगे बढ़ो। अब देखो कि मेंटल का कन्वेक्शन के बारे में पता चल गया कि मेंटल किस तरह से एक हेल्प कर रहा है। ये इंजन है अर्थ का, जिसके कारण कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो पा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और समझो कि अगर कन्वेक्शन करंट नहीं होता तो क्या क्या दिक्कत होता। कोई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आता, कोई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं आता, कोई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी नहीं आता, ना ही अर्थक्वेक होता, ना ही वॉल्केनो होता। तो बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट जो कि मेंटल में हो रहा है, उसके कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पॉसिबल है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में भी हम समझ पा रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हम समझ पा रहे हैं, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस को भी हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मेंटल। ठीक है, अर्थ के जो हम 3 पार्ट के बारे में समझ रहे हैं उसमें से ही दूसरा पार्ट था। अब आते हैं हम लोग कोर। अभी देखो इसी पिक्चर में हम लोग यहाँ पे कोर देख रहे हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर का फॉर्म क्या है? लिक्विड। एंड इनर कोर का फॉर्म क्या है? सॉलिड। ठीक है, बस इतना याद रखना। और अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है। देखो, कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। अर्थ का सबसे अंदर का हिस्सा होता है कोर, जो कि 29,371 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, अभी इस चीज में हम क्या समझने वाले हैं, ये अर्थ के वॉल्यूम का 15%, सॉरी, ये अर्थ के वॉल्यूम का 15% होता है, लेकिन अर्थ के मास का कितना होता है? 32%। और जब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पे आयरन, यहाँ पे निकल, यहाँ पे बहुत सारे अदर माइनर एलिमेंट लाइक सल्फर, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ये सब भी हमें कहाँ दिखता है? ये सब हमें दिखता है कोर में। और यही रीजन है कि कोर को हम लोग नाइफ लेयर कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आयरन एंड निकल। ये आयरन यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, एंड उसके बाद जो सेकेंडरी डोमिनेंट एलिमेंट है वो क्या है? वो है निकल, जिसके कारण हम इस कोर के लेयर को नाइफ लेयर कहते हैं। अभी इसमें और भी चीजें समझनी है। सबसे पहले देखो, देखो कोर का जो डिवीजन है ना वो 2 पार्ट में किया गया है। एक है आउटर कोर एंड दूसरा है इनर कोर। अभी देखो क्या है कि आउटर कोर जो है ना वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक स्प्रेडेड है। अभी ना इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक बार ये पिक्चर देखते हैं। ठीक है, और इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आउटर कोर है वो लिक्विड आयरन और निकल में है। ठीक है, तो मतलब क्या है, आउटर कोर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड आयरन एंड निकल में है। ठीक है, और ये क्या है मेरा? सॉलिड फॉर्म में। अभी इन दोनों के बीच में क्यों डिफरेंस है, क्या है, हम अभी यहाँ पे देखते हैं। चलो देखो, ये जो आउटर कोर है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये 4000 से लेकर 500,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में दिखता है। और ये लिक्विड फॉर्म में होने के कारण क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जनरेशन कहाँ से हो रहा है? तो हमारे आउटर कोर से हो रहा है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम इनर कोर पे। इनर कोर जो हमारा वो 5550 से लेके 6371 किलोमीटर तक है। और ये जो हमारा लेयर है, ये क्या है? ये लेयर सॉलिड स्टेट में। देखो यहाँ भी टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक है, बट उसके बाद भी ये सॉलिड स्टेट में कैसे? सबसे बड़ा रीजन समझना, ये इनर मोस्ट पार्ट है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में है। जो हमने मेंटल के टाइम में वो थियरी पढ़ी थी ना, वही थियरी यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में क्यों। अब जब हम ये कोर के बारे में समझ चुके हैं, तो हम ना एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डालते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आउटर इज लिक्विड एंड इनर इज सॉलिड, जिसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, ये क्या है कि ये प्रेशर बढ़ने के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ये इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो कि प्रेशर बढ़ने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और इसका रिजल्ट है कि हमारा इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। एंड दूसरा क्वेश्चन कि रोल क्या है कोर का।
ये जरूरी होता है। आप हर एक लेयर के बारे में उसका रोल भी समझते जाओ। जैसे हम लोग मेंटल का रोल समझा, हमने क्रस्ट का रोल समझा, अब हम कोर का रोल समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ये क्या करता है, हीट सोर्स होता है मेंटल का। मेंटल में जो भी हीट है उसका मेन सोर्स क्या है, क्रस्ट ए सॉरी कोर। एंड सब दूसरा सबसे बड़ा चीज ये क्या है, मेंटल में जो कन्वेक्शन हो रहा है जिसके कारण की हीट ऊपर जा रही है और कूलर जो मटेरियल है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो जो कन्वेक्शन करंट वहां पे बन रहा है, उस कन्वेक्शन करंट के बनने का पीछे का रीजन क्या है, कोर। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा चीज, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, जो मैंने बोला था ना, यहाँ पे दिमाग में रखो, ध्यान में रखो, ये क्या है। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लाइफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइफ प्रोटेक्शन, समझो। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि अर्थ को प्रिवेंट करता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उस एटमॉस्फेयर को बचाता है। किससे बचाता है, तो ये बचाता है सोलर फ्लेयर से। ठीक है, ये बताता है सोलर विंड से। और यही रीजन है कि अर्थ का जो कोर का हम देखते हैं लिक्विड कोर, इसका मेन रीजन क्या होता है, लिक्विड कोर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटोस्फेयर बनाता है। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के भी ऊपर। ठीक है, और वो क्या करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है जब सोलर विंड आती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टकराती है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर को कोलैप्स होने से, अर्थ का एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप होने से कौन बचाता है, तो मैग्नेटोस्फेयर, जो कि क्यों बनता है, तो लिक्विड कोर के कारण। ठीक है, अभी देखो इसी चीज के बेसिस पे हमने क्या देखा, अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन देख रहे थे वो देख रहे थे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस ये बता देते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो अर्थ का जो लेयरिंग है, इसको जो डिफरेंशिएट किया गया है, पहला लेयर है लिथोस्फेयर, दूसरा है एस्थेनोस्फेयर, तीसरा है लोअर मेंटल, फिर है आउटर कोर, एंड फिर है इनर कोर। एंड हम इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, डेंसिटी क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये सब। ठीक है, अब देखो एक जो चीज जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है वो है डिसकंटिन्यूटीज। तो हम मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मेजर डिसकंटिन्यूटीज को लिख दिया। सबसे पहले, सबसे पहला डिसकंटिन्यूटी जो है वो आता है कॉन्रेड डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, ये क्रस्ट के अंदर ही देखने को मिलता है, विद इन क्रस्ट आपको दिखेगा ये डिसकंटिन्यूटी। फिर आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, इसी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो कि क्रस्ट और मेंटल इन दोनों के बीच का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, फिर आता है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, अपर एंड लोअर मेंटल। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर मेंटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड लोअर मेंटल जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं रेपेटिक डिसकंटिन्यूटी। एंड फिर आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, ये मेंटल और कोर इन दोनों को अलग करता है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल और कोर इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड देन एक लास्ट, लेहमैन्स। ये क्या है, ये सबसे पहले आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों के बीच में डिसकंटिन्यूटी को क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो आपको क्या करना है, आपको इसी क्रोनोलॉजी में इसको समझना है। और इस क्रोनोलॉजी में जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या है, कॉन्रेड विद इन क्रस्ट, मोह डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, रेपिटी जो कि अपर एंड लोअर मेंटल को अलग करता है, गुटेनबर्ग जो कि मेंटल और कोर को अलग करता है, लेमन जो कि आउटर कोर और इनर कोर को अलग करता है। खत्म, बस इतना ही है। अभी देखो क्या है ना कि हम एक चीज और देख लेते हैं जब ये देख रहे हैं, क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑन अर्थ। अर्थ पे ओवरऑल केमिकल का जो कंपोजिशन है वो किस परसेंटेज में, सबसे ज्यादा क्या है, आयरन 34.6%, देन ऑक्सीजन 29.5%, देन सिलिकॉन जो कि 15.2%, फिर आता है मैग्नीशियम जो कि है 12.7%, फिर आता है निकेल जो कि है 2.4%, देन सल्फर 1.9%, एंड देन टाइटेनियम 0.05%। ये क्या है, ये ओवरऑल अर्थ पे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओवरऑल अर्थ पे केमिकल कंपोजिशन क्या है। एंड देन फिर आता है ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है। तो यहाँ पे देखो चेंज आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे आयरन देख रहे थे सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो कि 47% शेयर है। ठीक है, फिर है सिलिकॉन जो कि 28% है, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5% ऑन अर्थ क्रस्ट। क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं जो डेंसर मटेरियल होते हैं, जो डेंसर एलिमेंट होते हैं, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और इसी कारण से अर्थ के क्रस्ट पे आयरन बहुत कम परसेंटेज में है। देन आता है कैल्शियम जो कि 3% में है, फिर आता है सोडियम जो कि 3% में है, फिर आता है मैग्नीशियम जो कि 2% में है, एंड पोटेशियम जो कि 3% में है, और अदर एलिमेंट्स जो कि 1% में है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन ऑन अर्थ ओवरऑल एंड ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ये कर लेते हो, ये समझ आ जाता है, तो आपको अर्थ का जो इंटीरियर वाला पार्ट है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर आपको इतना पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आए अर्थ के इंटीरियर पे, आप आंसर कर पाओगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो। ठीक है, और जिनको भी ये नोट्स चाहिए, ये जो यहाँ पे नोट्स बना हुआ है, अगर जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है पिछले लेक्चर में भी, और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चैनल ज्वाइन करो, वहां पे ये नोट पोस्ट किए जाते हैं, तो आपको वहां से ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।